आवाज पूरी है। हम्म। So yes, today we start the class 9 economics chapter number 1, 2, 3। आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चंस मिलेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के। ये एक रैपिड रिवीजन क्लास होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, रिवीजन। एक रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, इसको बोलो चलिए। तो अब हम आ चुके हैं वापस अपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है द विलेज ऑफ पालमपुर। सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखने के बाद मैं हर एक ऑप्शन को भी यहाँ पे जस्टिफाई करती जाऊंगी। जैसे पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है पालमपुर इज, पालमपुर क्या है। ऑप्शन 1 क्या है, ए अ विलेज इन उत्तर प्रदेश, एक गांव जो उत्तर प्रदेश में, अ हाइपोथेटिकल विलेज, एक हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज क्या होता है, हाइपोथेटिकल नाम समझिए। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है, मीनिंग होता है अजम्पशन, अज्यूम करना। ठीक है, एज्यूम करना किसी चीज को। तो ऐसा विलेज जो हमने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करा है, फॉरेन विलेज या नन ऑफ अबव। यस, द करेक्ट आंसर इज द हाइपोथेटिकल विलेज, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ना ही ये उत्तर प्रदेश का गांव था, ना ही यहाँ पर कोई फॉरेन विलेज का कॉन्सेप्ट था, और नन ऑफ द अबव तो इसमें हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन जस्टिफाई करती जाऊंगी और सारे के सारे आंसर्स को फिगर आउट करती जाऊंगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, बी। वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस। एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एम, मेन पॉइंट, मेन फोकस किस पर होता है। पहला है गुड्स के ऊपर, जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके ऊपर, हाँ जी उसी के ऊपर होता है। दूसरा है आपका सर्विसेज के ऊपर, हाँ जी सर्विसेज के ऊपर भी होता है। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोडक्शन के सेंस में हमारे पास नहीं आती। हमने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में 2-3 तरीके की एम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी, है ना। एक हमने पढ़ी थी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम करती है, किस किस तरीके से काम करती है, वो सब चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पर देखी थी। तो आंसर और डी ऑप्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप क्या देख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स देयर आर देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हमें हमारे प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए जरूरी चाहिए होती है। तो कितने तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन की, ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट कितने तरीके थी। हमारी 4 तरीके की रिक्वायरमेंट थी, 5 तो हो ही नहीं सकती, ये तो नंबर्स में पूछ रहा है, काउंट अनकाउंटेबल भी नहीं हो सकती। 4 फोर कौन कौन सी थी, देखिए चलो 4 के ऊपर देखते हैं 4 हमारी कौन सी थी। देखो, पहली थी हमारी लैंड। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ। नंबर 1 पे थी हमारी लैंड, नंबर 2 पे थी हमारी लेबर, यही पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा सबको, LABOUR, लेबर। तीसरी थी हमारी, बताओ, कैपिटल, PITAL। चौथी थी हमारी, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो यही हमने हमारे रिप्रोडक्शन के 4 टॉपिक्स में अभी हमने देखा था। तो कौन सा देखा था, चौथा क्या था हमारा, एंटरप्रेन्योर, IN, सॉरी ENTRE, ये स्पेस देना पड़ेगा, PRE। एक सेकंड, इसको हटाइए, मेरी स्क्रीन पे क्या शो हो रही है, एंटर प्राइस, एंटरप्राइज। ठीक है, ये हमारी 4 थी। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था।
Which one among the following is not the fundamental requirement for production? Fundamental requirement प्रोडक्शन की क्या नहीं है? तो क्या नहीं है ये हमें जानना है। ठीक है, क्या नहीं है आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, अगर आप देखोगे तो लैंड हमें चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, लेबर भी हमें चाहिए होती है। जब तक लैंड नहीं होगा तो हम खेती किसके ऊपर करेंगे, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन किसके ऊपर करेंगे। फिर दूसरा अगर आप देखोगे लेबर, अगर लेबर नहीं है तो फिर आप काम किससे करवाओगे? अगर आपके पास लैंड है, मान लीजिए आपके पास लैंड है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, पर ग्रो कौन करेगा? उसके लिए हमें लेबर चाहिए। नॉलेज, हमें नॉलेज चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या नहीं चाहिए? तो क्या आएगा आंसर? पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पब्लिक की हेल्थ आंसर होगा। ठीक है, कि पब्लिक की हेल्थ हमें यहाँ पर नहीं चाहिए प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब ये फिर वही हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल देयर। फिजिकल कैपिटल जो थी वो हमारी कितने टाइप में थी? तो कितने टाइप में थी? वन में तो नहीं थी, हमें याद है हमने दो तरीके की फिजिकल कैपिटल देखी थी। कौन से दो तरीके की देखी थी? हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन। पहली फिजिकल कैपिटल जो थी वो थी हमारी फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल। फिक्स्ड फिजिकल, PHYCAL फिजिकल कैपिटल। और दूसरी हमारी कौन सी थी? नंबर 2 पे आप देखोगे तो वो थी हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी? जो चीजें फिक्स्ड हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में हमने कौन सी देखी थी? जो चीजें फिक्स्ड नहीं है। अब जो चीजें फिक्स्ड हैं वो कौन कौन सी? देखो कौन कौन सी फिक्स्ड होती हैं, जैसे हमारे टूल्स प्लस और क्या फिक्स्ड होता है बताओ? मशीन। और क्या फिक्स्ड होता है? बिल्डिंग, DINGS, बिल्डिंग्स। ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, जिसको हम काफी समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई? फिक्स्ड। अब हम दूसरा देखते हैं किसके ऊपर? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमारी कौन कौन सी चीजें होती है जिससे हम काम कर रहे होते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम ऑन कैश लेते हैं बेसिकली इसमें। और कौन कौन सा आ गया? रॉ मटेरियल प्लस और क्या देख सकते हैं हम? कैश ऑन हैंड। अगर आता है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। ये उस टाइम पर देखते हैं जिस टाइम पर हम इसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ विच अमंग विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल? जो फिजिकल कैपिटल नहीं है। अभी हमने कैपिटल देखी है, फिजिकल कैपिटल कौन सी होती है? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इन्हीं दो के बेसिस के ऊपर आप ध्यान रखो। एक तो फिक्स्ड कैपिटल इन्हें नहीं पूछा, ये तो होगी। वर्किंग कैपिटल ये भी होगी। नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन में अभी इनमें से क्या नहीं है? ये तो होंगी, तो फिर नन ऑफ द अबव तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है आपका। बचा क्या? यूज्ड कैपिटल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज नीडेड टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो क्या चीजें जरूरी है हमें? जब ये सब चीजों को मिलाने के बाद हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं एक अच्छा आउटपुट देने के लिए, जिसमें हमारा लैंड भी इस्तेमाल हो, लेबर भी इस्तेमाल हो, फिजिकल कैपिटल भी, और हमारा प्रोडक्शन एक आउटपुट के तौर पर। तो वेल्थ नहीं, नॉलेज जरूरी है। नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको लैंड का इस्तेमाल कहाँ कर कैसे करना है, फिजिकल कैपिटल कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, प्रोड्यूस कितना होगा कितना नहीं होगा, ये हमें पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का क्या मीनिंग होता है? पहले मैं आपको एंटरप्राइज समझाती हूँ। एंटरप्राइज क्या होता है, ठीक है। एंटरप्राइज रेफर करता है आपकी एंटरप्रेन्योर से। देखो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, तो इसके पहले मैं आपको उसका ऑप्शन बता देती हूँ। इसका ऑप्शन होगा B एंड C। तो नॉलेज चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। इसका एंटरप्राइज रेफर क्या होता है? एंटरप्राइज, यहाँ मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ, लिखना हो तो आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या देखता है इसके अंदर, क्या पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हो? एंटर, इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना चाहिए। PRENEURS, enterprise, organize, 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 factor,
फैक्टर ये होता है ऑफ प्रोडक्शन। किसका फैक्टर होता है? क्या चीजें देखते हैं हम? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेक करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क। बेसिकली क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है। अब देखिए, इसमें देखते हैं हम, व्हाट डज द ह्यूमन कैपिटल कॉम्प्राइज ऑफ। तो ह्यूमन कैपिटल क्या बताता है? क्या बताता है? नॉलेज बताता है, एंटरप्राइज दिखाता है, ये दोनों ही चीजें दिखाता है ह्यूमन कैपिटल। वेल्थ हमारा शो नहीं करता। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए एंड बी। क्योंकि हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग चूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल में क्या दिया हुआ है? हमारे पास डी दे रखा है। तो ऑप्शन क्या है आपका? बोथ ए एंड बी। चलिए देखिए, 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ इज द स्टेट ऑफ फैसिलिटीज लाइक रोड। किस तरीके की फैसिलिटीज, जैसे कि रोड, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, कहां पर? पालमपुर के अंदर कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब थी? नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। मैनेजेबल थी? नहीं, मैनेजेबल नहीं थी। फेयरली वेल, ठीक ठीक थी, अच्छे से मेंशन हो। अब हम चीजें मैनेज कर पा रहे थे, हाँ ऐसी ही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? फेयरली वेल आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। कौन सी थी? हमने पूरा टाइम पालमपुर के बारे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक्टिविटी देखी है, तो कौन सी होगी? फार्मिंग ही होगी। ये सारे ऑप्शंस हमने उन सभी एक्टिविटीज के इन बिटवीन चेक करे थे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा। देखिए 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। इन पालमपुर मैन्युफैक्चरिंग, पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट या कोई भी, जो भी और कोई भी काम था, आर कैरिड आउट ऑन डैश स्केल। कैसे स्केल के ऊपर रख के काम करा जाता था? ठीक है, लिमिटेड के ऊपर नहीं, हाँ सॉरी, लिमिटेड के ऊपर ही था। क्योंकि ये सब चीजें क्या थी? लिमिटेड थी, ज्यादा तो नहीं थी, अनलिमिटेड भी नहीं थी और इलीगल भी नहीं थी। ये सब चीजें क्या थी? लिमिटेड थी। तभी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर दो तरीके की स्टोरीज पढ़ी थी, तो आपको उसमें समझ आया होगा कि हम पालमपुर के किस तरीके के गांव के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सब चीजें क्या थी? ठीक ठीक थी। जहाँ पे रोड जो थे वो कनेक्टेड थे। हमने एक रायगंज नाम का एक विलेज पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, है ना सभी को? तो वो वाला हमने यहाँ पर विलेज देखा था। तो यहाँ पर सब चीजें कैसे रिसोर्सेज थे? यहाँ सब सारे रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड थे। ठीक है। अब 12th क्वेश्चन पे आ जाओ आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स। क्या क्या किस तरीके का रिसोर्स इनमें सब में कंसिडर करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? कौन कौन से रिसोर्सेज हैं या नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। ठीक है। मैन मेड आइटम, ये रिसोर्स है? हाँ है। जो चीजें हम बनाते हैं वो भी एक रिसोर्स है। तो हम बोलते हैं ना ह्यूमन मेड रिसोर्स। मनी रिसोर्स है? हाँ है, क्योंकि मनी की वजह से ही आप सब चीजों का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और लेन देन जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसकी वजह से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को या आप अपने वेल्थ को या अपने किसी भी सेक्टर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ह्यूमन एफर्ट्स, ये भी रिसोर्सेज हैं, ये भी रिसोर्सेज में कंसिडर करा जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं रायगंज। रायगंज क्या है? अब आपको ये, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको पता होना चाहिए कि रायगंज वहां पर एक गांव था। ठीक है, तो रायगंज किस तरीके का गांव था, कैसा गांव था, ये बताना है। रायगंज कैसा था? एक बड़ा विलेज था? हाँ था। ठीक है। पालमपुर नेबर विलेज, क्या एक पालमपुर का पड़ोसी गांव था? हाँ जी। तो ये दोनों तो ऑप्शन ही टिक हो गए हमारे पास, ये ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है? एन इंडस्ट्रियल टाउन, क्या वो एक इंडस्ट्रियल टाउन था? नहीं, वो एक इंडस्ट्रियल टाउन नहीं था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास? बोथ ए एंड बी, कि हमारे ऊपर के दो ऑप्शन, जो एक वो बहुत बड़ा गांव था और वो पालमपुर का एक पड़ोसी गांव था, तो ये ऑप्शन क्या जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एक बार रायगंज के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो बेसिकली पालमपुर क्या था? पालमपुर एक वेल कनेक्टेड गांव था, जो कि किससे कनेक्ट हो रहा था? गांव से और टाउन से। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड टू नियर बाय द विलेज एंड टाउन, एंड ऑल द वेदर्स, जो भी हम देखते हैं, जो भी कंडीशंस थी, रोड्स आर कनेक्टेड टू द विलेजेस जस्ट लाइक द रायगंज, एंड फर्दर और भी छोटे छोटे गांव या फिर शहरों के साथ उसके साथ वो जुड़ रही थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, इन इन एंड नियर पालमपुर, what are the kind of transport are seen। अब देख रहे हो आपके
क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कितने डेप्थ में से आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर में ट्रांसपोर्ट्स के नाम बताए गए हैं, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आपने देखे या फिर पालमपुर के आसपास आपको देखने को मिले। ठीक है, तो टोंगा मिला था हमें, हाँ टोंगा मिला था। बग्गी मिली थी। ट्रैक्टर मिले थे, हाँ मिले थे। तो ये तीनों ही तरीके के जो हमारे ट्रांसपोर्ट है ये हमें देखने को मिले थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट क्या है, डी। अब 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज अक्रॉस इंडिया। पूरा मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी विलेजेस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या है, गांव के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, फार्मिंग ही होती है आज के टाइम में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां पर सबसे ज्यादा नहीं है, हैंडीक्राफ्ट भी कुछ हद तक बनते हैं, बट ये क्या बोल रहे हैं, मेन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। मेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मेन प्रोडक्शन क्या है, तो मेन प्रोडक्शन क्या है आज के टाइम में, फार्मिंग ही है, आज भी स्टिल भी फार्मिंग ही है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, कितने थे, 4 थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जो अभी हमने पढ़े थे। लैंड, लेबर, है ना, ये वाले जो हमने 4 पढ़े थे, ये यही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें फैक्टर इनपुट के टाइप में भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। लैंड था, हाँ जी था। ह्यूमन कैपिटल था, हाँ जी था, ह्यूमन कैपिटल भी था। लेबर था, हाँ लेबर था। फार्मिंग नहीं था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फार्मिंग नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए पहली बात तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे क्या क्या। ठीक है, पहले मैं आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताती हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे कौन कौन से। अभी मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो वैसे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था आपका लैंड। ठीक है, लैंड के साथ हमारे कौन कौन से आते हैं, उसके साथ हमारा नेचुरल रिसोर्स भी आता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो वो भी इसके साथ करना है, नेचुरल रिसोर्स। जैसे कौन सा हो गया हमारे पास, वाटर प्लस फॉरेस्ट, ये भी लैंड में ही आता है। मिनरल, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखोगे, दूसरा हमारे पास क्या था, लेबर। लेबर में क्या था, लेबर में क्या था, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी जो वर्कर्स के थ्रू ही करते थे, जिसमें हमने पढ़ा था एजुकेटेड वर्कर्स, है ना। तो उसमें लेबर प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन सी थी, एसएमएस में देखो मैं आपको लिखती हूँ, सम प्रोडक्शन, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। प्रोडक्शन एक्टिविटी नेसेसिटेट आई टी टी नेसेसिटेट हाईली, हर कोई चाहता ना अपना प्रोडक्शन अच्छा हो, तो लेबर कैसी चाहिए सबको, हाईली एक्टिव। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि हाईली एजुकेटेड एजुकेटेड वर्कर, कॉमा, और कैसे देख सकते हैं, जबकि कुछ जो दूसरे, अगर आप अब हर किसी को हाईली एजुकेटेड वर्कर मिले फार्मिंग की लाइन के अंदर, ये जरूरी तो नहीं है, तो बाकी कैसे लेबर हो सकते हैं, मैनुअल लेबर भी हो सकते हैं। और मैनुअल, मैनुअल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। इलिटरेट तो यहाँ पे बेकार वर्ड हो जाएगा, लिखना भी मत, थोड़ा गंदा लगता है वो, मैनुअल लेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे देखोगे, तीसरा हमने कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, फिजिकल कैपिटल, है ना, PHYS, फिजिकल फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हमने और कौन सा देखा था, फिजिकल कैपिटल में हमने 2 तरीके की वेराइटी देखी थी। ठीक है, फिजिकल कैपिटल होता क्या है, पहले तो फिजिकल कैपिटल देखो, ये क्या होगा, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ये क्या रेफर करता है। ठीक है, इज अ कैपिटल, इट इज अ कैपिटल विच रेफर टू द वेराइटी वेराइटी ऑफ इनपुट, variety of input needed at stage of production।
जो हमें प्रोडक्शन के टाइम पर चाहिए होता है। इसमें हमने कितने तरीके के देखे थे? देयर आर टू टाइप, ठीक है, दो तरीके के देखे थे हमने। कौन से दो टाइप देखे थे अभी हमने? मैं बता चुकी हूँ पहले भी, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और दूसरा हमने क्या देखा था? फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब ये मैंने आपको तीन बता दिए, एक चौथा और था हमारे साथ, ठीक है। चौथा कौन सा था हमारा रिक्वायरमेंट जिसके साथ हमें और ज्यादा चाहिए होता है? वो होता है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, ये जरूरी चाहिए होता है, ठीक है। इसको हम एंटरप्राइज को हम कैसे रेफर करते हैं? एज अ, इसके ब्रैकेट में मैं आपको लिख के दे देती हूँ, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हम इसको क्या करते हैं? रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी चारों बता दिए अलग अलग तरीके से, ये रे चारों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द, पेन नहीं चल रहा, ये रहा। व्हाट इज द बेसिक कंस्ट्रेंट फ्रॉम राइजिंग रेजिंग फार्मिंग प्रोडक्शन? क्या बेसिक चीज चाहिए आपको फार्म का प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए? बेसिकली सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? औजार जरूरी है, हाँ जरूरी तो है। मशीन जरूरी है, हाँ जरूरी तो है। लैंड बीइंग फिक्स्ड, हाँ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जमीन। फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए, एक फार्म को प्रोडक्ट फार्म से प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लैंड। तब तक जमीन ही नहीं होगी तो मशीनें कहाँ पे लगाओगे? तो क्या है यहाँ पर? लैंड। पॉवर्टी तो वैसे भी नहीं हो सकता। फार्म प्रोडक्शन के लिए आप बेसिक कंस्ट्रेंट क्या देखोगे? लैंड देखोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड? क्या देखा गया है उसे हम क्या कहते हैं? हेक्टेयर। ये जो मीटर, एकड़, बीघा, ये नहीं आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा हेक्टेयर। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। ज्वार एंड बाजरा आर डैश क्रॉप। ज्वार और बाजरा कैसी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमने पढ़ा भी था कि किस किस तरीके की क्रॉप जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। हमने दो तरीके की यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, क्रॉप्स के बारे में हमने दो तरीके की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आपको ध्यान होगा। एक हमने पढ़ी थी राबी क्रॉप, एक हमने पढ़ी थी खारिफ क्रॉप। एक हमने कौन सी पढ़ी थी? राबी। और एक हमने कौन सी पढ़ी थी? रुको, यहाँ पे गलती से हो गई मेरे से, ये इसको इरेज कर देते हैं। ये थी हमारी खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो अब इसके बारे में सबको पता है, नहीं पता तो एक बार अच्छे से एक बार बुक को रेफर करना, वहां सबको सब मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत ऐसे शॉर्ट रैपिड रिवीजन है, एमसीक्यूज के बेसिस के ऊपर। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद फिर दोबारा से देख लेना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ। डैश क्रॉप ग्रो इन रेनी सीजन। देखो इसमें से ही बनते जा रहे हैं, रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? खारिफ क्रॉप ग्रो होती है। तो अब आपको एक पॉइंट तो इससे मिल गया, खारिफ क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो होती है? रेनी सीजन। ये कौन से सीजन में ग्रो होगी हमारी? रेनी सीजन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको और देखने को क्या मिलेगा? खारिफ क्रॉप का कौन सा एग्जाम्पल था बताओ? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ज्वार, है ना, ज्वार। और कौन सा पढ़ा था हमने? प्लस बाजरा, है ना। ओ ओ मेरा पेन, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या है? गोइंथा। गोइंथा क्या था? गोइंथा मतलब यहाँ पर क्या था? बेसिकली हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में, ये एक लोकल लैंड को मेजर करने की यूनिट होती है। अब इतना ध्यान रखिए इस वर्ड से कि एक लोकल लैंड को मेजर करने की यूनिट होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ लोकल लैंड मेजरिंग यूनिट, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा? ये होगा, बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। द प्लांट ऑफ क्रॉप्स लाइक, ठीक है, वो प्लांट या फिर वो फसलें जो हम इस्तेमाल करते हैं, आर यूज्ड एज कैटल फीड, गाय के चारों के लिए या फिर जानवरों के चारा के लिए। अब हम वीट या पटाटो करते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते। कॉटन और जूट करते हैं? नहीं, जानवर कब से ये खाने लग गए, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं होगा जब हम ये मना करें। तो क्या बचा? ज्वार और
बाजरा आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग छतों के ऊपर या फिर रोड के साइड में बाजरा डाल के चले जाते हैं जानवरों के खाने के लिए। तो ये है वो। डैश क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं? वो होती हैं रबी क्रॉप्स। कौन सी होती हैं? राबी। तो अब आपको पता लग गया इसमें राबी क्रॉप्स के अंदर ये कौन से वाले मंथ आ गए? अक्टूबर से, ये कौन से महीने के बीच में होगी? अक्टूबर बिटवीन दिसंबर। तो ये कहाँ आ गया? इसमें आ गया। ठीक है। पटाटो इज अ राबी क्रॉप। पटाटो किसका एग्जाम्पल है? राबी क्रॉप का। तो यहाँ पर एक और आपको पॉइंट मिल गया, पोटैटो। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरिया? इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरिया में कौन सी नहीं है? हाँ, आपको ध्यान होगा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, है ना। एक तो हमने पढ़ा था फार्मिंग एक्टिविटीज, एक हमने पढ़ा था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी थी इस चैप्टर के अंदर, वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, याद करने की कोशिश कीजिए पहले तो। ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था डेयरी प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ये सब चीजें उसका हिस्सा थी चैप्टर का। बट यहाँ पर इस फिलहाल ऑप्शन के अंदर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा टूरिज्म। ठीक है। रूरल एरियाज के अंदर टूरिज्म एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। ठीक है। या इन्होंने क्वेश्चन देखो क्या बोला, इज नॉट अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कोई कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। डेयरी फार्मिंग कॉमन है सबके लिए। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सब लोग घर में, जो गांव के लोग होते हैं वो अचार पापड़ या सब जो कॉमन कॉमन हैंडीक्राफ्ट होते हैं वो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी कॉमन है। टूरिज्म कॉमन नहीं है। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई बाहर से आपके जगह को विजिट करने आता है उसे कहते हैं टूरिज्म। ठीक है। उससे आपको फायदा होता है। अब वो टूरिज्म का बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर फिलहाल हाल फिलहाल टूरिज्म आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू। केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से आप देखोगे क्या क्या चीजें होती हैं। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, हाँ जी होता है केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने। सॉइल डिग्रेडेशन होता है, हाँ जी होता है। राइज इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, हाँ जी होता है। ये होता है अगर एक जमीन में केमिकल डाल के आप कोई चीज ग्रो करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो, पहली चीज तो जमीन खराब हो रही है, दूसरी चीज मिट्टी खराब हो रही है, तीसरी चीज जो भी चीज उगेगी, अब इतना कॉस्टिंग जब उसकी लग रही है तो जो वो प्रोडक्शन भी बाहर आपके सामने आएगा, कोई प्रोडक्ट भी आपके सामने बाहर आएगा तो वो भी उतना ही कॉस्टली होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर। हाउ मच लैंड डू सो स्मॉल फार्मर्स ओन? तो कितना उनके पास था कि वो कितना खुद की जमीन वो लोग देख पा रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है। तो ये कितना था? लेस देन 2 हेक्टेयर। ठीक है। इसमें आपको यही ध्यान रखना, कट टू कट ध्यान रखो, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। कुछ चीजें ऐसे ही फैक्चुअल लेवल पर ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने देखा था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, मैंने अभी बोला। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के नाम से आपको क्या ध्यान आया? अब देखो मैं आपको बताती हूँ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के आप ध्यान वो शब्द से आपको क्या ध्यान आना चाहिए। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के नाम से आपको क्या ध्यान आना चाहिए, कौन कौन सी होती हैं बताइए। पहला हमने क्या देखा था? अच्छा, पहली हमने क्या देखी थी? डेयरी। डेयरी जिससे हम क्या देख सकते हैं? सेलिंग मिल्क, दूध बेच सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACT, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या देखते हैं? कोई भी चीज जो हम सेल कर सकते हैं वो करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं? प्रोड्यूस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, प्रोड्यूसिंग, क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम? गुड्स लाइक जैगरी। जैगरी कर सकते हैं हम लोग। अब जिन बच्चों को जैगरी नहीं पता वो जरा गूगल करके आए। ठीक है। मैं तो आगे बढ़ा रही हूँ, सॉरी। शॉपकीपिंग, दुकान खोल सकते हैं अपनी गांव के अंदर। उससे दुकान खोल के आप क्या करोगे? सप्लाई करोगे डेली नीड्स को। सप्लाई, सप्लाइंग डेली नीड
आइटम्स टू पीपल, ठीक है। 4 देखिए, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टिंग में लोगों को भी और आइटम्स को भी जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? पीपल। मैं जस्ट रेफरेंस के लिए लिख रही हूं कि सभी को ध्यान आ जाए। आइटम्स, और हमने अभी क्या पढ़ा इसके हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से? टीचिंग। टीचिंग भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्या कि आप गांव के अंदर कैसे स्टार्ट कर सकते हो? स्मॉल सेंटर, ठीक है, स्मॉल सेंटर, ठीक है, जिसमें आप कोचिंग्स भी देख सकते हो, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से ये है सारी एक्टिविटीज। और हम कहाँ थे? यहाँ थे। चलिए आ जाइए, मैंने जस्ट फॉर क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको ये सारी एक्टिविटीज याद दिलाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आइए, एक सेकेंड रुकिए। सॉरी फॉर दिस, मुझे भी मेरे स्टूडेंट्स का ही कॉल आ गया था। चलिए अब हम आते हैं, विच टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड टू द फार्मर स्टार्ट विद मोर कैश। हमें सबसे ज्यादा कैश किस में लगने वाला है? फार्मर्स को सबसे ज्यादा कैश किस एक्टिविटी के अंदर लगेगा? तो आप खुद सोचो, सबसे ज्यादा कैश एक फार्मिंग के लिए अभी अगर आप ऑप्शंस पे जाओगे तो आपको कैसी एक्टिविटीज में देखने को मिल सकता है? ट्रेडिशन में मिलेगा नहीं, ट्रेडिशन में तो वो लोग पुरानी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिशन में तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। मिडीवल में मिलेगा नहीं, तब भी इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। मॉडर्न में मिलेगा, यस मॉडर्न में ही मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में जो जो टूल्स आ गए हैं ना वो बहुत ज्यादा अपडेटेड आ गए हैं। तो अब वो जितने ज्यादा अपडेटेड है, जितनी ज्यादा उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनी है, इसी हिसाब से फार्मर्स को भी उनको परचेज करने के लिए अलग तरीके के मेथड को जल्दी काम करवाने के लिए, अच्छे से काम करवाने के लिए, ठीक है, कम समय में काम करवाने के लिए कैसे टूल की जरूरत होगी? मॉडर्न टूल्स की जरूरत होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, दिस फर्दर लीड्स टू। इससे क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी सॉइल में खत्म कर देते हैं। पर इससे क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर आप कहाँ डालते हो? क्रॉप में डालते हो, ठीक है। क्रॉप में डालते हो तो क्रॉप किसके साथ जुड़ी है? जमीन के साथ। और जमीन में क्या है? मिट्टी। तो सॉइल इरोजन होगा? नहीं, सॉइल इरोजन तो नहीं होगा। लैंड पॉल्यूशन, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको कॉमन चीज, डिफॉरेस्टेशन तो नहीं होता, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, सॉइल खराब होती है बेसिकली। केमिकल और फर्टिलाइजर से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है जब, तो उससे क्या होता है? सॉइल खराब ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम इस पे सबसे लास्ट टू लास्ट या फिर बहुत नियर आंसर पे कौन से पे जाएंगे हम लोग? सॉइल डिग्रेडेशन के ऊपर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये भी लास्ट में क्वेश्चन आता है कि कैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है पालमपुर के विलेज के अंदर, तो कैसे हेल्प करती है? अभी आप देखोगे, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो ऊपर क्वेश्चंस बने हैं उसमें भी हमने भी देखा है कैसे करती है। इरिगेशन सिस्टम के अंदर हेल्प करती है, ट्यूबवेल्स वगैरह के अंदर अभी हम देखेंगे। चलो बाकी देखते हैं। अच्छा, ये इसका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हु ओन्स द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज ऑफ पालमपुर? सबसे ज्यादा पालमपुर में गांव कौन से वाले थे? कौन से वाले थे भाई, बताओ जल्दी। अपर कास्ट की फैमिलीज के थे, ठीक है। और इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपर कास्ट। ये तो कुछ चीजें चैप्टर 1 के आपको देखते के साथ ही पता लग रही होंगी, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ अभी एमसीक्यूज लगाए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा इन तीनों चैप्टर का, यहाँ से चैप्टर 2 है, यहाँ से जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा
इन चैप्टर्स का, वो स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स का बनेगा। ठीक है, उसमें मैं आपको स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगी, और फिर मैं आपको उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगी। फिर लास्ट में हम इसका एक बार पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। वो पेपर भी मैं अपलोड करूंगी जिसमें पूरा फुल एसएसटी का पेपर होगा। अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करा है, वो भी फर्स्ट टर्म का। जिस जिस बच्चे के जो जो सिलेबस में जो जो आ रहा है वो यही आ रहे हैं 3। तो मैंने इन तीनों को मिला के छोटे छोटे से एमसीक्यूज क्विक रिवीजन के लिए बनाए हैं कि आप मेरे पास यहाँ बैठ के कॉमन टेस्ट दे सको, तो आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान हो। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है हमारा पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। मैंने इस चैप्टर की या हर चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर दिए हैं विद वीडियो। ठीक है, तो अब हम इसके साथ साथ ही देखते जाएंगे कि क्या क्या चीजें अब हमें करनी है, क्या क्या चीजें इसके चैप्टर में आएंगी या नहीं आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। पहले तो चैप्टर को आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं इस चैप्टर में। तो हम पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्स, कि लोग बागों को हम एज अ रिसोर्स क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कॉमन बताती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं रिवीजन के लिए। देखो इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं। पहला हम कवर करते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। दूसरा हम कवर करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यही अभी हमने देखा भी था। ठीक है, इस चैप्टर में जो पीपल एज रिसोर्स के अंदर हम देखेंगे, क्या देखते हैं हम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। तीसरा हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन। एक अच्छी पॉपुलेशन के हिसाब से क्या देखने को हमें मिलता है? हेल्थियर पॉपुलेशन। क्या गड़बड़ होगी इसमें? कहाँ गया कर्सर? ये ऐसा क्यों ले रहा है? हम्म, हटाओ यार, एक हेल्दी पॉपुलेशन डाल दो। चलो, हेल्दी पॉपुलेशन। और हटा देते हैं, और हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, हेल्दी पॉपुलेशन। इस चैप्टर का ओवरव्यू तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। इस चैप्टर में अभी हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब सारे टॉपिक्स जो थे जब हमने पढ़ा था ये चैप्टर, तो हमने ये 4 कुछ टॉपिक जो थे वो ब्रॉडली एक्सप्लेन करके हमने ये सब चीजों को देखे थे। ठीक है, अब आ जाओ मेन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉपुलेशन इज अ डैश और डैश नॉट डैश फॉर द कंट्री। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक एसेट है। पॉपुलेशन क्या है? एक एसेट है, एक लाइबिलिटी नहीं है कंट्री के लिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। पॉपुलेशन क्या है? एक तरीके का एसेट है, एक लाइबिलिटी नहीं है। किसके लिए? एक हमारी कंट्री के लिए। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन देखिए कौन सा वाला आ रहा है। देखो पॉपुलेशन क्या है? सी। आंसर क्या आ रहा है इसका? सी। ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स डैश। ठीक है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बिकम डैश कैपिटल। पॉपुलेशन डैश कैपिटल बनती है व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ, जब अगर एक इन्वेस्टमेंट करी जाए एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में या मेडिकल केयर के फॉर्म में। तो किस तरह कौन सी पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल वाली होगी, है ना। अगर आप एक इंसान को अच्छे से पढ़ा लिखा के, ट्रेनिंग करा के, उसकी मेडिकल केयर ठीक करके तब आप उसको केयर करोगे, तो पॉपुलेशन एक अच्छी पॉपुलेशन बनेगी, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बनेगी। तो आंसर क्या जाएगा? बेस्ट ऑफ डी, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, डैश इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज इट डिड नॉट। क्वेश्चन सही से पढ़ोगे ना आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, को डैश इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज
इट डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। सबसे ज्यादा ये क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करता है और नेचुरल रिसोर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना नहीं, इंडिया नहीं, बांग्लादेश वो तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा कौन करता है, जापान करता है। ठीक है। इन हाउ मेनी सेक्टर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरीके से बांटी जाती है बेटा। कौन कौन से तीन तरीके हैं, पहले मैं वहां पे आपको तीन तरीके बता देती हूँ। पहला हमने देखा था प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा हमने देखा था सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तीसरा हमने देखा था टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था, टर्शरी सेक्टर। अब इसके जो ये क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों को पता होगा। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, टर्शरी में कौन कौन से आते हैं। नहीं आते तो फिर भी मैं एक बार आपको ना इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ। आ गया ये वाला, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, सभी सभी सेक्टर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज वाले डायरेक्टली कंसिडर करे जाते हैं, डायरेक्टली इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिख रही हूँ, कंसिडर, कंसिडर डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर, एग्री CULTUR एग्रीकल्चर। जैसे इसमें आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, फिशिंग प्लस और क्या देखोगे, एग्रीकल्चर, सी, फिशिंग एग्रीकल्चर, ULTUR एग्रीकल्चर प्लस और क्या देखोगे, एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या हो गया, एंटर क्यों हो गया, प्लस एनिमल हस्बेंड्री प्लस POULTRY पोल्ट्री फार्मिंग प्लस माइनिंग प्लस ETC। जो भी आप जितना भी आप इसमें जाते जाओगे वो उतना आता जाएगा, ठीक है।
तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर अभी आप सभी को 3 सेक्टर्स बता दिए। पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा मेन आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तीसरा है हमारा टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के अंदर हमारा मेन क्या काम करता है, हमारा बैंकिंग होता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, हेल्थ आता है, इंश्योरेंस आता है, टूरिज्म आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, फिर है आपका 5वां क्वेश्चन, देखिए एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारा किस्म था, अभी हमने देखा है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। चलिए आइए, दूसरा क्या है, माइनिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, क्वायरिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग किसकी थी, सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक है, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन टर्शरी की। टूरिज्म वाला भी किसका था, टर्शरी का ही था। एजुकेशन किसका था, टर्शरी का था। ठीक है, ये तो देखते के साथ ही सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिए। द एक्टिविटीज ऑफ टर्शरी सेक्टर रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, किस में रिजल्ट देता है, वो आपको किस में, ह्यूमन रिसोर्स में नहीं, ह्यूमन रिसोर्स में नहीं देता, गुड्स एंड सर्विसेज में देता है, अभी हमने देखा था। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो क्या आएगा, बोथ बी एंड सी, का मतलब आंसर क्या है, डी। What kind of economic activities include production of goods and services including government services? गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर क्या इंक्लूड करा जाता है, कौन सी एक्टिविटीज देखी जाती है, मार्केट एक्टिविटीज को देखा जाता है। और मार्केट एक्टिविटीज के अंदर ही ये दोनों चीजें आती हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटी कुछ नहीं होती, वो क्या होती है, सेल्फ कंजप्शन। जो चीजें आप खुद के लिए जनरेट कर रहे हो वो कौन सी होती है, सेल्फ कंजप्शन वाली चीजें होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, वाई इज देयर अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन, क्यों है डिवीजन ऑफ लेबर मेन एंड वुमेन के बीच में, क्या कारण, कारण क्या रहा है इसका, अब हम ये तभी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या होंगे, बोथ ए एंड बी। कौन से ऑप्शंस होंगे, हिस्टोरिकल रीजंस एंड कल्चर रीजंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, व्हाट हेल्प एन इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, मैटरनिटी लीव किसके लिए दी जाती है, चाइल्ड केयर, क्या चाइल्ड केयर सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, सोशल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है, फेमिनिज्म का नहीं है, जेंडर इक्वालिटी का भी नहीं है, किसका एग्जाम्पल है, सोशल सिक्योरिटी का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हेल्थ इज डिटरमाइंड बाय, हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप जितना आपकी लाइफ का स्टेज है वो क्या हो जाएगा, आपकी हेल्थ अगर ठीक है तो वो क्या हो जाएगा, एज नंबर जो है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चंस को समझोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर, ये क्या है, लाइबिलिटीज हैं, ये क्या है आपके, लाइबिलिटीज हैं आपकी इकोनॉमी के लिए। व्हाट आर द लिटरेसी रेट इन 1951, ये तो आपको कॉमन, ये तो फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कितना था, 18% था। अब यहाँ पर लिटरेसी रेट 2010 से 11 में कितना दिया हुआ है, 74। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है फैक्चुअल वाले, ये डायरेक्ट याद करो। इन 2011 द स्टेट विच इज द हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा, आप देखना साउथ के लोग ही पढ़े लिखे हैं, तो आप ये असम बिहार तो हो ही नहीं सकता। क्या बचा, तमिलनाडु और केरल, तो क्या देखोगे, केरल। ठीक है, केरल ही सबसे ज्यादा है। इन 2011 द स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे लोएस्ट कहां देखने को मिला हमें, बिहार में। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल चीजें मैं फिर दोबारा बता रही हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना 2011 में देखा गया, 66 ईयर्स देखी गई थी। देखते हैं इसमें ऑप्शन है या नहीं, है, ये कौन सा, सी। तो यहाँ पे क्या होगा, 66 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन रूरल एरिया, कौन से तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जान लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए, अभी तक हम देखते आ रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार। ठीक है,
अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी भी हम देखते हैं कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। बेरोजगारी कितने तरीके की होती है, इसके टाइप पढ़ते हैं। टाइप कितने हैं? टू। पहला टाइप है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, बस मैं अब रिवीजन दे रही हूँ। सीजनल अन EMPLOY, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आपका क्या है? डिसगाइज्ड, DISGUISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऊपर वाले पे चलते हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? ये सिर्फ कुछ महीनों तक के लिए होती है, कुछ सीजन्स के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सीजन के लिए लोग बाग जो है वो अपना जॉब अच्छे से ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है, मैं इसको इजी फॉर्म में लिखती हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ दिस PEOPL, people are not able to find, कहाँ गया, find job during ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर अब दोनों ही चीजें लिखती हैं। दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी सीजनल, एक होती है हमारी डिसगाइज्ड। ठीक है, तो सीजनल वाले में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। डिसगाइज्ड का एग्जांपल कैसे देख सकते हो कि किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी फील्ड हमें रिक्वायर्ड है, मान लो हमें कितने लोगों की जरूरत है, 6 लोगों की जरूरत है। ठीक है, एक जमीन के ऊपर काम करने के लिए 6 लोगों की जरूरत है, बट द सेम टाइम उसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं? 9 लोग काम कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्या एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो बचे 3 लोग है ना, 3 लोग जो बचे उनको हटना चाहिए। अब जो वो 3 लोग अगर हट जाएंगे तो वो क्या है? बेरोजगार है, डिसगाइज्ड है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पीपल हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। एजुकेटेड कुछ नहीं होता, सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो बोथ बी एंड सी होगा। ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर नंबर 2 के 27 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कर लिए हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का अगेन। ठीक है, ये बस एक शॉर्ट रिवीजन टाइप क्वेश्चंस है। मैं वही बता रही हूँ फिर दोबारा कि नेक्स्ट टाइम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे वीडियो के अंदर, जिसमें सभी चीजें दोबारा कवर की जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने किस किस चीजों से रिवीजन करी थी। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या टॉपिक जो थे वो कवर करे थे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने कवर करे थे। बेसिकली हमने इसमें 6 तरीके के टॉपिक्स कवर करे थे। पहले मैं यहाँ पर टॉपिक्स लिख देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक कवर करे थे। पहला करा था हमने पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी एज अ चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ओफो। दूसरा क्या था, पॉवर्टी इन सोशल साइंस, पॉवर्टी इन सोशल साइंस। तीसरा हमने क्या करा था, कॉन्सेप्ट, हमने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट देखा था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। चौथा हमने देखा क्या था, एंटी पॉवर्टी ठीक है, तो अभी हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने जो इस चैप्टर में से टॉपिक्स कवर करे थे वो ये 5 टॉपिक लगभग लगभग कवर करे थे, है ना। ये सभी टॉपिक्स कवर करे थे। अब इन्हीं के टॉपिक के बेसिस के ऊपर हार्डली जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो इसके बेसिस पर होंगे। बाकी मैंने वही बताया कि एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, जो नॉर्मल आते हैं 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर। फिर हम मैप के सेक्शन भी चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे, बट वो तीनों ही चैप्टर एक साथ आएंगे जैसे ये MCQs वाले हैं रिवीजन पर्पज से। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, सबसे सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए चैलेंज कौन सा था। ठीक है, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था, गरीबी था। ठीक है, अनफेयर इलेक्शंस नहीं था, रेसिज्म भी नहीं था, सबसे क्या था बड़ा, पॉवर्टी था। विच चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा होगा कि पॉवर्टी है, तो ये तो बहुत कॉमन है कि चैप्टर पर टिक, क्वेश्चन पर टिक लगा दो पॉवर्टी। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन, कौन सी थी। इस चैप्टर के अंदर हम किस कंट्री के बारे में कर रहे हैं बात, इंडिया के बारे में ही कर रहे हैं, तो इंडिया पर ही टिक जाएगा। ठीक है, एवरी डैश पर्सन इन इंडिया इज पुअर, एवरी फोर्थ पर्सन, या फोर्थ होगा आंसर, ये ध्यान रखेगा, ये फैक्चुअल चीज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर रिलेटेड टू पॉवर्टी, लैंडलेस, गरीबी से जुड़े हुए मुद्दों को बताना है कि क्या गरीबी इन सब मुद्दों से जुड़ी हुई दिखती है या नहीं दिखती आपको। ठीक है, तो क्या होगा, लैंडलेस होगा, हाँ जमीन नहीं होती तो इंसान गरीब रहे, आपके पास छत ही नहीं है, जमीन ही नहीं है रहने को, तो आप वो इन शॉर्ट उस लाइन के अंदर आप आ जाते हो। अनएम्प्लॉयमेंट, काम नहीं है। ठीक है, साइजेस ऑफ फैमिली, कुछ साइजेस जो होते हैं फैमिली के बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, डी। बिहार एंड उड़ीसा आर द डैश स्टेट्स इन इंडिया, सबसे गरीब स्टेट है ये।
ठीक है, ये दोनों ही स्टेट जो क्या है, बोथ स्टेट्स आर वेरी पुअर। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिचेस्ट तो नहीं होगा, पॉपुलस भी नहीं होगा, कूलेस्ट भी, कॉस्टलेस भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, पुअरेस्ट होगा। मनरेगा कब इंट्रोड्यूस करा गया था, ये ध्यान रखना है भाई, ये 2005 में आया था। ठीक है, अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू प्रोवाइड 100 days वेजेस, ये कौन सी स्कीम में बताया गया था कि आप 100 दिन तक काम कीजिए, उसका आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया था हमें इस स्कीम के अंदर। अब बताइए ए वाई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है अदर अंत्योदय अन्ना, अन्न योजना। ठीक है, अन्न खाना, खाने के लिए आई थी, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY लॉन्च, कब करी गई थी, 2000 में। ये जितनी भी स्कीम्स है ना, इन सबको मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इन सभी स्कीम्स को एक तरफ लिख लीजिए और फिर उन्हीं सभी स्कीम्स के डेट लिख लीजिए, कब लेके आया, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको बताया था। मुझे सिर्फ लास्ट टाइम एक ही बच्चे ने भेजा था काम करके। ठीक है, तो प्लीज इन सबको बनाइए चार्ट और फिर आप मुझे बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 lakhs न्यू जॉब हैज बीन सेट, द प्रोग्राम अंडर द 5 year प्लान। 5 year प्लान के अंदर कौन सी जो जॉब्स है वो टारगेट सेट करी गई थी, कौन सी करी गई थी, 10th 5 year प्लान के अंदर 25 लाख नई जॉब्स का टारगेट जो था वो सेट करा गया था। अंडर विच प्रोग्राम हैज टारगेटेड फॉर 25 लाख, कौन से प्रोग्राम में करा गया था। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए आपके, ये किसके अंदर करा गया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और ये कौन से वाले प्रो उसमें था, ये क्वेश्चन इससे लिंक है, देखो है ना, तो इससे आपको क्या पता लगे, ये कौन से प्लान के अंदर आता है, 10th 5 year प्लान के अंदर आता है। ऐसे आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, व्हेन द रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च, कब लॉन्च करा गया था, 1995 में। ऐसे ही ये जो आपका प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम्स की फुल फॉर्म एक ना ऐसे टेबल बनाओ। ठीक है, उस टेबल अगर नहीं हो पा रहा तो मुझे बताना, फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी आपको। यहाँ पे लिखो प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखो ईयर, कब लॉन्च करा गया, यहाँ लिखो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसे करके प्रोग्राम बनाओ और फिर किसने लॉन्च करा, ऐसे ऐसे करके बनाओ। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लॉन्च करी गई थी, ये करी गई थी आपकी 2000 के अंदर लॉन्च। ठीक है, ये चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज थे सारे के सारे देखो इसी के ऊपर थे। मैं मेन पॉइंट अभी भी आप लोगों को क्या बता रही हूँ, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी इस चैप्टर में स्कीम्स आई हैं, वो सारी स्कीम्स आप इसके अंदर कवर करोगे, मुझे चार्ट बना के दिखाओगे स्पेशली उन स्कीम्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट के अंदर जब हम आएंगे तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सभी जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो भी हल्का फुल्का कवर करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एमसीक्यूज बनाए हैं कि मेरे पास मुझे रिवीजन करना है, तो आप इसके लिए यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, सारे ट्रू फॉल्स, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो इधर उधर के जो रह जाते हैं वो, बट मेन फोकस रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे किस तरीके से कौन सा आंसर लिखना है। मैं सभी क्वेश्चन आंसर्स को समझाऊंगी। ठीक है, और सभी को मैं सब चीजें बताऊंगी। एक बार क्विक रिविजन करने के बाद सभी बच्चे अपने अपने पास जो भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स जो मैंने आपको दे रखे हैं वो सभी बच्चे सॉल्व करना, सारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो सॉल्व करना, पर उससे पहले एक बार आपको बुक रीड करनी है। ठीक है, फिर जो मैंने नोट्स दिए थे वो, हो सके तो एक बार चैनल पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा रिवीजन चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो वो वाला लाइव क्लास पड़ी हुई है, वो लाइव क्लास देख लो। उसके बाद ये वाला एमसीक्यूज वाला क्लास देख लो, और फिर जो आपका टेस्ट वाला है वो वाला टेस्ट लगा लो, तो टेस्ट बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, और बाकी नहीं समझ में आएगा तो मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की क्लास में, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स का अगेन 1 2 3 चैप्टर इंक्लूड होगा सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ।